ओम। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको बताते रहे हैं कि यदि आप संसार की सत्यता समझना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सब आप तक पहुंच सकें, इसलिए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो उपयोगी है और सत्य का प्रचार प्रसार करने वाली है तो जिन व्यक्तियों को इस वीडियो की आवश्यकता है उनके पास शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो हमारी हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिस व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है, संसार की सत्यता जनाना हमारा प्रयोजन है। जो जैसा व्यक्ति है उसको वैसा ही बताना, यानी हम एक शीशे का काम करते हैं। पहले भी आपने हमारी वीडियो देखी है। अब जो हम एक आज विशेष वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आज की तारीख में जो चर्चा में बने हुए हैं, मूल रूप से बहुत दिन से आपने सुना होगा एक नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। हाँ, ये ठीक सुन रहे हैं आप, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो आज राजनीति में मूल रूप से चर्चा का बने हुए हैं। वो भाजपा से अब इस्तीफा दे करके मंत्री रहे थे और सभा में चले गए। तो आज उनकी जीवनी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में हर आदमी की जिज्ञासा हो रही होगी, भाई ये कितना योग्य व्यक्ति है जो कभी मायावती के खेमे में चला जाता है, कभी सपा के में चला जाता है, कभी बसपा के में चला जाता है। तो क्या चीज है? तो हम इसके बारे में आज आपको प्रकाश डालना चाहेंगे। ये जो हमारे स्वामी जी प्रसाद मौर्य जी हैं, इनका जन्म 2 जनवरी 1954 को हुआ। ये प्रतापगढ़ के चकवड़ गांव के में इनका जन्म हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। और इनके पिताजी का नाम सनाफ श्री बदलू और माताजी का नाम जगन्नाथी जी था। और जो इनकी पत्नी है उनका नाम शिवा, और जो इनका बेटा है उसका नाम उत्कृष्ट मौर्य है। और जो इनकी बेटी हैं वो संघमित्रा जी मौर्य हैं, और वो बदायूं में भाजपा की वो है MP है। और इनके एक जो पुत्र वधू है फूलकली जी, वो भी जो उच्चाहार है, जो रायबरेली का मुख्य सेंटर है, या जो रायबरेली की सीट है, उसमें जो उच्चाहार विधानसभा की सीट है, और उसमें भी जो गौरा नाम का ब्लॉक है, उसकी आप ब्लॉक प्रमुख रही है। अब हम सिलसिलेवार आपको थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी, देखो इनके पिताजी का नाम जैसे मैंने बताया बदलू मौर्य जी है। ये एक ऐसे सपुत्र हैं कि जिन्होंने अपने पिताजी का नाम सार्थक कर दिया। आप कहेंगे कैसे कर दिया जी? पिताजी तो बदलू थे और बेटा जो है दल बदलू है। हाँ, सही समझ रहे हैं, सुन रहे हैं आप। पिताजी थे बदलू मौर्य और बेटा का नाम यदि दल बदलू मौर्य रख दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में 6 दल बदल दिए। अब लगा लीजिए, ये श्रीमान जी सबसे पहले काशीराम जी के साथ रहे और इन्होंने यत्न किया काशीराम जी के साथ बहुजन पार्टी में लाने के लिए। लेकिन वहां इन्होंने देखा कि यहां तो बहुत बड़ा संघर्ष है, तो ये फिर युवा लोक दल में आ गई। लगभग सन 1980 में ये युवा लोक दल में आ गए और फिर ये जनता दल में आ गई, और ये फिर गठबंधन से है जो पहली बार ये विधायक बने। जब ये पहली बार विधायक बन गए, अब ये काशीराम जी को छोड़ चुके थे, अब बहन जी जो मायावती जी हैं वो इतने में, जितने में ये वहां आकर के विधायक रहे,
ये युवा लोकदल के और जनता दल के, उधर बहन जी दलितों की एक ब्रांड बन चुकी थी। और उन्होंने जहां ये काशीराम जी के साथ लग के हतोत्साही होकर हट चुके थे, वही बहन जी ने फिर एक नया रूप उस दलित समाज को देकर, और एक हवा चल चुकी थी बहन जी के नाम से, तो ये फिर बसपा में आ गई। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा जी में आ गए और ये वहां चुनाव लड़े और पहली बार ये चुनाव जीत गए। लेकिन ये दोबारा जब चुनाव लड़े, जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये चुनाव हार गए। जो इनका पडरौना, ये पहले डलमाऊ से, ये डलमाऊ में लड़े 2007 में चुनाव, लेकिन ये चुनाव हार गए। और ये अपने जीवन में 4 बार चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो अब ये जो दलित वर्ग है इनको बहुत ज्यादा चाहता है। ये जो व्यक्ति 4 बार दलित वर्ग ने हराया हो, लेकिन 4 बार हारने पर भी जब ये 2007 में डलमाऊ में हार गए, तो बहन जी ने क्या किया, इनको हारे हुए को भी मंत्री बना दिया और हाथी पे सवारी शुरू हो गई। ये फिर पडरौना से चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, बीच में आकर के, जब ये 2007 में तो हार गए, 2009 में ये पडरौना से फिर चुनाव लड़े, फिर ये 2012 में भी चुनाव लड़े मायावती जी के साथ, और ये फिर वहां के जो विधायक दल के नेता चुन लिए गए। अब जब इनको लगा कि बहन जी के पास भी अब सौदा नहीं है, जितनी सवारी हाथी पे करनी थी, जितना लाभ हाथी से लेना था वो ले चुके थे, अब वहां मलाई कम लग रही थी, तो इन्होंने फिर योगी जी का और मोदी जी का दामन हाथा मां लगभग 2016 में, और ये 2017 में आकर के फिर भाजपा के प्रत्याशी बने विधानसभा से, और ये वहां से ये फिर चुनाव जीत गए, और ये श्रम विभाग, सेवा योजन, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्री रह चुके हैं। ये व्यक्ति इतने जीवन में सफल, जो अब इनकी पुत्री के बारे में हम बताते हैं, ये तो आपने इनका बायोडेटा देख लिया कि ये व्यक्ति कैसे रहे। अब जो इनकी पुत्री है, जो संघमित्रा जी हैं, वो बदायूं की क्या है, बदायूं के एमपी हैं। अब इस साहब एक अनुमान लगा लीजिए इसके घर में सदस्य कितने हैं। एक बेटा है, एक बेटी है, एक पुत्रवधू है और एक आप है। अपने आप क्या है, भाजपा में मंत्री है। बेटी क्या है, भाजपा में लोकसभा की सदस्य है बदायूं से। और बेटा क्या है, 2 बार उच्चाहार से चुनाव हार चुका है, एक बार भाजपा के उससे और एक बार जो ये पहले बसपा से मनोज पांडे जी से ही चुनाव हारे। और जो इनकी पुत्रवधू है, वो जो फूल कली जी हैं, वो प्रमुख हैं वहां उच्चाहार में। उच्चाहार की जो एक सीट है, वहां से वो गौरा ब्लॉक की प्रमुख है। अब ये पूरा परिवार देख लीजिए। अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए, आप अब तक ये सुन रहे थे, जानते रहे होंगे कि कांग्रेस में परिवारवाद है। आपने फिर ये सुना होगा कि सपा में परिवारवाद है। आपने ये सुना होगा कि मायावती की एक क्षेत्र राज है। लेकिन आज आप ये भी सुन लीजिए कि जो सब जगह मलाई मारते डोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनके अंदर कितना परिवारवाद है। घर के सबड़े सदस्य मालिक हैं और अब ये भाजपा का टिकट लेना चाहते थे, अपने पुत्र को दिलवाना चाहते थे जो 2 बार हार चुका है उच्चाहार से, और तीसरी बार पार्टी ने देने से मना कर दिया, तो ये बाहर चले गए। अब आप ये कहेंगे कि कैसा हो सकता है। अब सुनिए, हम थोड़ी आगे इनकी व्याख्या करते हैं।
तो जो इनकी बेटी है वो, जैसा भी हमने बताया, जो इनका पुत्र है उत्कर्ष, ये उच्चाहार से जो 2 बार चुनाव हारा है, अब जो प्रक्रिया हुई है इनके वो इस्तीफा देने के बाद में, जब मीडिया ने उत्कर्ष मौर्य जी से पूछा कि भाई आप बताते हैं कि आपके पिताजी ने जो है ये इसलिए इस्तीफा दे दिया कि आपका टिकट मांग रहे थे, आपका टिकट नहीं हुआ। उन्होंने कि नहीं, ऐसा नहीं है। और कैसा है? ऐसा है, हम मेरे लिए टिकट नहीं मांग रहे थे, हाँ यदि भाजपा पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ लूंगा। अब इस आप अनुमान लगा लेना, मेरे पिताजी तो टिकट नहीं मांग रहे थे और भाजपा चुनाव चाहेगी तो मैं लड़ लूंगा। ये आप अनुमान लगा लेंगे कि वो पिताजी टिकट मांग रहा होगा या नहीं मांग रहा होगा। अब दूसरा हम इनकी पुत्री के ऊपर जाते हैं। जब ये प्रक्रिया हुई, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो मीडिया जो हो मां के बदायूं के एमपी हैं संघमित्रा मौर्य जी, जब उनसे पूछा कि संघमित्रा जी अब आपके पिताजी ने पार्टी छोड़ दिया है, वो सपा में चले गए। उन्होंने की नहीं, वो पार्टी तो छोड़ दी है लेकिन वो सपा में नहीं जाएंगे। तो उनसे कहा उन्होंने, तो उसके साथ में फोटो खिंचवाया अखिलेश जी के साथ में। आप किस तरह कह सकते हैं वो पार्टी में नहीं जाएंगे? उन्होंने फोटो तो जो खिंचते रहते हैं लेकिन वो उसमें नहीं जाएंगे। और उन्होंने पूछा फिर आप उसमें क्या कहेंगे, अपने पिताजी को क्या आप समझाएंगे वो उसमें जा रहा है भाजपा को छोड़ करके? तो बेटी ने कहा कि वो समझदार हैं और बेटी भले ही मुख्यमंत्री बन जाए या बच्चे प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन पिता के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। तो मेरे पिताजी समझदार हैं, उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा विश्लेषण करना चाहूंगा। संघमित्रा जी कह रही हैं, जो एमपी हैं, कि मेरे पिताजी समझदार हैं और उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो पिता समझदार जी सपा को ज्वाइन कर रहे हैं और पहले ही दिन भाषण दे रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं, मैं भाजपा की कमर खोद दूंगा, मैं भाजपा की कमर खोद दूंगा। और सुनिए, पिताजी समझदार भाजपा की कमर खोद रहे हैं और बेटी बेसमझ कह रही है कि मैं मोदी जी का नेतृत्व नहीं छोड़ूंगी। अब लगा लीजिए, एक समझदार भाजपा की कमर खोद रहा है और एक बेसमझ भाजपा की कमान संभाल रही है। और बेटा क्या कह रहा है उत्कर्ष जी, और यदि पार्टी लड़ाएगी तो मैं चुनाव भी लड़ लूंगा। तो ये 2 सदस्य हो गए जिनकी आपने रामलीला सुन ली। अब और भी एक इनकी बात है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपने एक सुना होगा, अभी जब ये पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे सपा की, तब अब इनके नाम एक अरेस्ट के लिए वो भी जारी हुआ, अब इनको अरेस्ट किया जाता। तो इन्होंने 2014 में एक इनके ऊपर केस लगा था जिसमें इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के, केस का टाइटल था हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, जिसके बल पर इन पर केस चला और आज भी चल रहा, जिसके लिए इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। ये आज का नहीं था, ये जब का चल रहा था, जिसके बल पर हिंदू देवी देवताओं के बल पर, कहीं मंदिर राम के बल पर, कहीं मंदिर के बल पर ये मंत्री रहा 5 वर्ष। ये उन्हीं के लिए जेल में अपराधी भी है, कोर्ट में अपराधी भी माना जा रहा है। वो निश्चित नहीं है अपराधी है या नहीं है, लेकिन वो केस चल रहा है। तो ये तो इनकी एक जीवनी है। अब हम इनकी जो एक पुत्र वधू है फूलकली जी, जो गौरा ब्लॉक के प्रमुख रही है, उनके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। जो फूलकली जी हैं वो प्रमुख रही कहां की, गौरा ब्लॉक की, जो उच्चाहार है। अब सुन लीजिए, आपको पता है कि ब्लॉक प्रमुख कौन बन सकता है, अच्छी तरह समझते होंगे आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बीडीसी जो होते हैं वो कैसे खरीदे जाते हैं, ऐसी ऐसी भी अवस्था रही है। हमने ऐसे ऐसे ब्लॉकों के बारे में भी सुना है
और जहां 30-30, 40-40 लाख में एक एक वोट खरीदी गई है। आपने भी सुना होगा, जब मैंने सुना था। यानी और उस ब्लॉक के अंदर 44 बीडीसी है गोरा के अंदर। जहां पर 44 बीडीसी हैं, 44 बीडीसीओं के ऊपर फूलकली जी ब्लॉक प्रमुख बनती है। अब इनके कारनामों से जो 44 थे, उनमें 27 व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव पास करते हैं और कहते हैं अक फूलकली जी भ्रष्टाचारी है, एक भी पैसा इन्होंने कहीं लगाती नहीं है, ये कुछ कहीं इनका कोई मतलब नहीं है, इनको प्रमुख पद से हटा देना चाहिए। फिर गौर दे के सुनो, जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति का प्रचार का एक मुद्दा बना हुआ है और जिसे समझ रहे हैं कि मौर्य समाज का ये मुखिया है, यदि ये मौर्य समाज का मुखिया होता तो 4 बार क्यों हार जाता? ये मौर्य समाज का मुखिया होता तो अपनी बेटी को ही, अपने बेटा को ही, अपनी पुत्र वधू को ही वहां क्यों बनाता? क्या मौर्य समाज में और कोई नेता नहीं था? इसी के घर में सबने नेता इकट्ठे होकर के आ गए थे। तो जिनको ये भूल हो कि ये बहुत बड़ा नेता दलितों का है, ये बहुत बड़ा शोषक, ये बहुत बड़ा शोषक दलितों का है, इस व्यक्ति ने जितना उनके कंधों को कुचला है, दलितों के कंधों को कुचला है और अपने परिवारवाद को बनाया है, उनके लिए कुछ नहीं दिया है। और जब ये बात सपा में भी जा रहा था, जब ये सपा में भी जा रहा तो इससे पूछा गया कि आपने वो पार्टी क्यों छोड़ दी, यहां क्यों आ गए? तो इसने ये नहीं कहा था मैं दलितों के लिए यहां हूं, इसने ये नहीं कहा मैं कांग्रेस, उसने क्या कहा, जो हमारे अखिलेश जी हैं वो जवान हैं, अब इनका मन जो है बुढ़े मुलायम से है, बुढ़े नरेंद्र मोदी से और बुढ़े योगी से मन भर चुका है। अब इस नई दुल्हन के लिए नए नौजवान अखिलेश की आवश्यकता है। तो इन्होंने ये मुद्दा देकर के कि वो नौजवान हैं, वो शिक्षित है, इसलिए मैं जा रहा हूं। अब तक जितने व्यक्ति इनके मेरे पास था वो शिक्षित नहीं थे, वो नौजवान भी नहीं थे। ये आप उनकी वीडियो देख सकते हैं जहां पर ये घोषणा कर रहे हैं पहले दिन ही अखिलेश जी के साथ में। अब मैं उसी बात पर आता हूं, जो इनकी पुत्र वधू है फूल कुमारी जी, फूल कली जी। अब जो फूल कली जी हैं वह 44 क्या हैं सदस्य हैं जो क्षेत्र के, और उन 44 सदस्यों को लेने के लिए कितनी खरीद फरोख्त की गई होगी, आप अनुमान लगा लीजिए। और इतनी खरीद फरोख्त करने के बाद में प्रमुख बन जाते हैं और फिर उनमें 27 बीडीसी ये आपत्ति करते हैं कि ये जो महिला है, ये अयोग्य है, ये भ्रष्टाचारी है, इसको नहीं रहना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। और ये लिख करके बकायदा प्रस्ताव दिया जाता है। और जब ये प्रस्ताव लिख कर दे दिया जाता है फिर वोटिंग होती है। सुन लीजिए, वोटिंग होती है तो 44 व्यक्ति अवैसे है, फिर 17 व्यक्ति ऐसे हैं जो वोट डालने के लिए आना ही नहीं दिए जाते हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए, जो 17 सदस्य थे, यदि उनकी दृष्टि में फूलकली जी अच्छी थी तो वो वोट डालना आते। बात को समझ में आ रही है? 44 हैं और कुल दो व्यक्ति मत डालते हैं कि फूलकली जी रहनी चाहिए, 2 डालते हैं फूलकली रहनी चाहिए और 22 डालते हैं कि नहीं रहनी चाहिए। हेलो, 2 डालते हैं फूलकली रहनी चाहिए और 22 डालते हैं नहीं रहनी चाहिए। और 23 व्यक्तियों की वोट क्या कर दी जाती है? गलत बता दी जाती है, अवैध बता दी जाती है। 44 में 27 वोट डालते हैं, 27 में 3 वोटों के लिए क्या कह दिया जाता है कि ये गलत है।
यदि उन 27 वोटन में 3 वोट गलत नहीं बताई जाती और 44 का आधा भी माना जाता तो कितना हो जाता? 22 से 3 25 हो जाते। लेकिन वहां 22 वोट डलती हैं, 3 वोट रिजेक्ट कर दी जाती हैं 44 में से, और 2 वोट कुल मिलती हैं। फिर भी फूल कली जी, हाँ जी, फिर भी फूल कली जी गौरा की प्रमुख रहती है। गौरा ब्लॉक की प्रमुख जब भी रहती हैं जब उन्हें 2 वोट मिलती हैं, और 22 वोट उनके खिलाफ चली जाती हैं। क्यों? ऐसा क्यों? नियम है, लॉ है। और फिर जिसकी ननद सत्तासीन सेंटर में लोकसभा के एमपी हो, सही सुन रहे हो आप, जिसकी ननद सत्तासीन सेंटर में एमपी हो, की सरकार में एमपी हो, और जिसका ससुरा सत्तासीन भाजपा में मंत्री हो, उसको कोई जिसका इतना कद हो तो वर्चस्व भी होगा कुछ। आप अनुमान लगा लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं। जिसका इतना स्तर रहा हो, फिर उसे कोई ब्लॉक प्रमुख ना रहने दे भला? जैसा आप अनुमान लगा रहे हो, ठीक है, वो किस तरह रह सकती है, किस तरह रही होगी। तो ये इतिहास मौर्य जी का है। अब मैं इस बात के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा। आदित्यनाथ जी से भी, योगी जी से भी, और मोदी जी से भी, और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ाई मारा, जो किसी के नहीं हुई है, ये नमक हराम आदि में ऐसे, जहां इनको जब तक बड़ाई मिलती है जब तक रहते हैं, और जब इनको बड़ाई मिलनी बंद हो जाती है तो ये ठोकर मार देते हैं। इन्होंने उस काशीराम को छोड़ दिया था जिन्होंने एक पहचान बनाई थी, जो एक फाउंडेशन थे बहुजन समाज पार्टी के। इसके वजन को बहन मायावती जी का हाथी नहीं झेल पाया था। कब? जब ये हार भी गया था और जब मंत्री बना लिया था इसको। तो जिसका वजन इतना भारी विशालकाय हाथी ना झेल पाया हो, जिसने हारे हुए को भी मंत्री बनाया हो, तो जब ये भगा होगा बहन के दिल पे भी क्या बीती होगी। अरे मैंने तो हारा हुआ भी मंत्री बनाया, और तू आज तेरी बात नहीं, और तू वहां का विधायक, उसका विधायकों का मुखिया बनाया, अध्यक्ष बनाया, उसके हृदय में भी कुछ बीती होगी। लेकिन जिनको मलाई मारने की आदत होती है उन्हें छोड़ के गए। सुनिए, वहां अब जिसका वजन मायावती जी का इतना विशालकाय हाथी नहीं झेल पाया, और जिसके वजन को तपस्वी योगी और मोदी का योग नहीं झेल पाया, सुन लीजिए, जिसके वजन को तपस्वी योगी और मोदी का योग नहीं झेल पाया, अरे अखिलेश यादव जी, पिताजी पैसों छीनी हुई साइकिल इस स्वार्थी का वजन कैसे झेल पाएगी जब दोनों ही परिवारवादी हो। तेरे घर में भी सब परिवारवादी हैं और इसके घर में भी सब परिवारवादी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों का नहीं कैसे चल पाएगा, या चल पाएगा ये तो आगे इतिहास बताएगा। लेकिन मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं बताना चाहूंगा उस मौर्य समाज को, जो ये व्यक्ति इस बात के नारे लगा करके कि हम मौर्य समाज के नेता हैं, हम दलित समाज के नेता हैं, यदि मौर्य समाज के नेता होते, दलित समाज के नेता होते, तो समान शिक्षा क्यों नहीं कर दी थी? उस दलित के लिए व्यवस्था क्या है?
अरे उस दलित के लिए व्यवस्था क्या है जो पहले क्या थी और तुमने क्या दिया और अब क्या नया देना चाहते हो तुम। अब वो वर्ग इतना जागरूक हो चुका है, अब वो वर्ग इतना जागरूक हो चुका है जो एक दिन मायावती के कहने से अलग हो गया, जो एक दिन बिल्कुल मायावती का हुआ करता था, अब वो आपको 4 बार हरा सकता है। तो क्या आप समझते हो माहौल में समझदारी नहीं है? जिस समाज ने आपको 4 बार हरा दिया हो और इतनी बार लगभग जिता दिया हो और फिर भी आप उसके कंधों को कुचल करके अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हो, तो वो भी अब समझदार हो गए हैं, उनको भी समझ है। और एक और भी अच्छा अवसर मिला है। और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होती है। अब आपके भी पाप का घड़ा लगभग भर लिया है, इसलिए अब किसी दूसरे को, भाजपा में अब किसी दूसरे चेहरे को, इस किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को आने का अवसर मिलेगा। सरकार तो आती जाती रहती है, पार्टी भी बढ़ती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो चेहरे जैसे होते हैं उनकी असलियत सामने आ जाती है। तो जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने, जिस नेता ने आपको यहां तक लाए, आप उन्हीं के लिए हुई, तो आप और किसी के क्या हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।